स्वागत है आपका हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही अद्भुत है। हम पूर्वोत्तर भारत, जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है, वहाँ के जंगलों और घाटियों से निकली एक बेहद प्राचीन और पवित्र ब्रूइंग परंपरा का विश्लेषण करेंगे। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने डेयरी फर्मेंटेशन के साइंस को समझा था, लेकिन आज हम अनाज के फर्मेंटेशन की एक बिल्कुल नई और रहस्यमय दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जो अजीब बात है कि मुख्यधारा की बातचीत से काफी हद तक छिपी रही है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां विज्ञान और संस्कृति बिल्कुल एक दूसरे में रचे बसे हुए हैं। अब जरा इस बड़े कंट्रास्ट के बारे में सोचिए। दुनिया भर में फर्मेंटेशन की कई मशहूर परंपराएं हैं, राइट? जैसे ही हम जापान का नाम लेते हैं, साके दिमाग में आता है। बेल्जियम लैम्बिक के लिए जाना जाता है और जर्मनी अपनी बीज बियर के लिए। इन ड्रिंक्स को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जरा अपने ही देश की तरफ देखिए। अरुणाचल प्रदेश का अपोंग और असम का जुडिमा, ये हजारों साल पुरानी स्वदेशी परंपराएं हैं। पर सच कहूं तो ज्यादातर लोगों ने इनके नाम तक नहीं सुने होंगे। ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला अंतर है, और यही वो अंतर है जिसे आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे, ताकि इन गुमनाम वैज्ञानिक चमत्कारों को सच में समझा जा सके। इन ड्रिंक्स के बारे में एक चीज़ जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि ये सिर्फ बेवरेज या कैजुअल पीने की चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में फैली ये परंपराएं वहाँ के समुदायों की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही अटूट हिस्सा हैं। चाहे कोई जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु हो या फिर फसल कटाई का त्योहार, जीवन के हर अहम मौके पर इनकी भूमिका बेहद पवित्र और केंद्रीय होती है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ये पूरा का पूरा जटिल विज्ञान पीढ़ियों से मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा आगे बढ़ाया गया है। जी हाँ, ये एक मातृवंशीय यानी महिलाओं के नेतृत्व वाली ज्ञान परंपरा है। जरा सोचिए, जब यूरोप में बियर ब्रूइंग बस अपने शुरुआती दौर में ही थी, उससे बहुत पहले यहाँ की महिलाओं ने स्वतंत्र रूप से अनाज को फर्मेंट करने का ये कमाल का आविष्कार कर लिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के पीछे का साइंस क्या है? असल में ये विज्ञान एक बहुत ही एडवांस्ड प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसे डुअल फर्मेंटेशन यानी दोहरी किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। अब ये दही जमाने या कांजी बनाने वाले फर्मेंटेशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर सिर्फ एक ही तरह का बैक्टीरिया काम करता है। लेकिन डुअल फर्मेंटेशन में इसमें 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव एक के बाद एक बहुत ही सटीक सीक्वेंस में अपना काम करते हैं। ये सच में नेचर का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को हम मुख्य रूप से 2 स्लाव स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहले स्टेप में एक खास तरह का स्टार्टर इस्तेमाल होता है, जिसमें एस्परजिलस या राइजोपस जैसे मोल्ड यानी फफूंद होते हैं। अब दिक्कत ये है कि यीस्ट चावल के कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सीधे नहीं खा सकता, इसलिए ये मोल्ड सबसे पहले एक चाबी का काम करता है। वो चावल के स्टार्च को तोड़कर उसे साधारण शुगर में बदल देता है। साइंस की भाषा में इसे सैक्रिफिकेशन कहते हैं। जब ये हो जाता है, तब शुरू होता है दूसरा स्टेप। यहाँ वाइल्ड यीस्ट जैसे कि सैक्रोमाइसिस की एंट्री होती है, और वो उस बनी हुई शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट रिले रेस की तरह है, जहाँ एक के बाद दूसरा अपना काम बखूबी निभाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ये अनुवादक या ट्रांसलेटर वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। बस इमेजिन कीजिए, मोल्ड एक ट्रांसलेटर है जो चावल की मुश्किल भाषा यानी स्टार्च को यीस्ट की आसान भाषा यानी शुगर में ट्रांसलेट करता है, ताकि यीस्ट उसे समझ सके और प्रोसेस कर सके। अगर ये मोल्ड रूपी पुल ना होना, तो यीस्ट चावल के साथ कुछ भी करने में पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इन दोनों के इस शानदार सहयोग के बिना ये ब्रूइंग पॉसिबल ही नहीं है। लिटरली ये प्रकृति की माइक्रोबायोलॉजी का एक मास्टरपीस है। और इसी प्राचीन विज्ञान ने पूरे पूर्वोत्तर में कई अलग अलग और पवित्र किस्मों को जन्म दिया है। हर एक की अपनी एक अनूठी पहचान है। जैसे अगर हम अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति की बात करें, तो वो अपोंग बनाते हैं, जो चिपचिपे चावल और पोका से बनता है और उनके पोर्ग त्योहार की शान है। नागालैंड में चले जाइए तो अंगामी समुदाय जुथो बनाता है, जिसे सेक्रेनी त्योहार पर मेहमानों को एक खास सम्मान के तौर पर परोसा जाता है। मणिपुर का मैतेई समुदाय काले चावल और हामेई स्टार्टर से चुआंग बनाता है, जो उनके लाई हराओ अनुष्ठान के लिए एकदम जरूरी है। और असम की दिमासा जनजाति का जुडिमा तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें चिपचिपे चावल के साथ साथ 30 से ज्यादा जंगली जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। हर ड्रिंक अपने आप में एक अलग कहानी है।
तो ये सब सुनकर दिमाग में आता है कि इसे असल में बनाया कैसे जाता है। वैसे तो हर समुदाय ने सदियों से अपनी विधि को निखारा है, लेकिन आमतौर पर ये एक बहुत ही सटीक 5 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले चिपचिपे चावल को पकाया जाता है और पूरी तरह से ठंडा किया जाता है। फिर उसमें बस 1 से 2% स्टार्टर केक का चूरा मिलाते हैं, जो मोल्ड और यीस्ट के स्पोर्स को चावल में फैला देता है। इसके बाद शुरू होता है इंतजार। 2-3 दिन के शुरुआती सैक्रिफिकेशन के बाद जब चावल मीठा होने लगता है, तब उसमें पानी मिलाया जाता है ताकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का दूसरा फेज शुरू हो सके। और फिर फाइनली 3 से 5 दिन बाद इसे पारंपरिक कपड़े या बांस की छलनी से बहुत ही सावधानी से छान लिया जाता है। चलिए, अब कुछ पुरानी और गहरी गलतफहमियों को भी दूर कर ही लेते हैं। अक्सर लोग ये मिथक फैलाते हैं कि राइस बियर तो बस एक असभ्य आदिवासी शराब है। ईमानदारी से कहूं तो ये एक बहुत ही अनुचित और गलत पूर्वाग्रह है। सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। इस ब्रूइंग की जो डुअल फर्मेंटेशन केमिस्ट्री है ना, वो तकनीकी रूप से वेस्टर्न बियर ब्रूइंग की तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड है। पश्चिम की बियर में सैक्रिफिकेशन के लिए माल्टिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की इस ब्रूइंग में ठीक वही हाई लेवल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं जो विश्व प्रसिद्ध जापानी साके बनाने में पाए जाते हैं। है ना कमाल की बात? एक और बहुत ही आम मिथ ये है कि ये परंपरा भौगोलिक रूप से सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर तक ही सीमित है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अनाज और फूलों के फर्मेंटेशन की ऐसी ही व्यापक परंपराएं हमारे मध्य और पूर्वी भारत में भी मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर ओडिशा की बात करें तो वहाँ हंडिया नाम की आदिवासी राइस बियर बनती है, जो ये साबित करती है कि ये साइंस पूरे पूर्वी और मध्य भारत में गहराई से फैला हुआ है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी आपको ऐसी ही समृद्ध और प्राचीन परंपराएं देखने को मिल जाएंगी। ये सब सदियों के सांस्कृतिक आदान प्रदान और इंडिपेंडेंट साइंटिफिक खोजों का जीता जागता प्रमाण है। और हाँ, एक और बात जो अक्सर सुनने में आती है कि पारंपरिक रूप से घर पर बनी शराब हमेशा खतरनाक या अनसेफ होती है, लेकिन साइंस के तथ्य कुछ और ही कहते हैं। डुअल फर्मेंटेशन की जो वैज्ञानिक प्रकृति है, वो खुद ही नेचुरल तरीके से हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोक देती है। फर्मेंटेशन के दौरान जो एसिड और अल्कोहल बनता है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें खराब बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो सदियों का ये जो रिफाइंड कम्युनिटी नॉलेज है और ये सटीक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये मिलकर इस ब्रू को पूरी तरह से सुरक्षित बनाते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आधुनिकीकरण की वजह से ये परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। लोप तो होना तो दूर की बात है, आज ये परंपराएं एक बहुत बड़े और शानदार पुनरुद्धार का गवाह बन रही हैं। आज की नई जनरेशन के ब्रूअर्स जो अपने इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं और कई अलग अलग आदिवासी बोर्ड, ये सब इसे लेकर बेहद एक्टिव हैं। ये युवा पीढ़ी और आधिकारिक संस्थाएं मिलकर इस प्राचीन विरासत को सिर्फ बचा ही नहीं रही हैं, बल्कि पूरे गर्व के साथ इसे ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट भी कर रही हैं। और इसी रिवाइवल के चलते साल 2021 में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल किया गया। 2021 में असम के जुडिमा को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला, भारत की पहली पारंपरिक राइस बियर जिसे ये दर्जा हासिल हुआ। और देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी टैग नहीं है, ये दिमासा समुदाय के सदियों पुराने और खासकर महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे इस साइंटिफिक नॉलेज को सरकार की तरफ से मिली एक बहुत ही पावरफुल ऑफिशियल मान्यता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये ज्ञान अब मेन स्ट्रीम में अपनी वो जगह बना रहा है जिसका वो हकदार है। तो आखिर में ये बात तो साफ है कि ये पवित्र ब्रूज सिर्फ कोई ड्रिंक नहीं है, ये पूरे के पूरे समुदायों का इतिहास है, उनका कल्चर है और उनका साइंस है। ये सब गहराई से जानने के बाद जहन में एक सवाल तो जरूर आता है, क्या पूर्वोत्तर के बाहर की दुनिया ने कभी इन प्राचीन ब्रूइंग परंपराओं के असली स्वाद और इसके पीछे छिपे इस कमाल के माइक्रो साइंस को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है? सच में ये सोचने वाली बात है कि हमारे ही देश में ऐसे कितने वैज्ञानिक चमत्कार हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। खैर, हमारे अगले एक्सप्लेनेटर में हम इसी तरह के एक और दिलचस्प विषय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम गुजरात के मशहूर ढोकला और खमन के पीछे के असली फर्मेंटेशन साइंस को डीकोड करेंगे। तब तक के लिए इन अद्भुत विज्ञान और हमारी प्राचीन परंपराओं पर विचार करते रहें।